पुश होने के बाद आर्य ने अपने आप को किसी दूसरी ही दुनिया में पाया। बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिमाग में आने लगी। उसको सपने में ये दिखने लगा, अच्छे से पेंसिल पकड़ो, लेफ्ट नहीं राइट हैंड से, नहीं अभी ए फॉर एप्पल नहीं, पहले ए लिखने की प्रैक्टिस करो। कोई था जो आर्य को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, कभी प्यार से तो कभी डांट फटकार कर। शुरुआती पढ़ाई से लेकर मेडिकल फॉर्मेशन भी आर्य को बचपन में ही सिखाया जाता था। वहीं मेडिसिनल फॉर्मेशन के फॉर्मूला उसे अभी याद आ रहे थे। आर्य को बेहोशी की हालत में ये सब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके लिए कुछ अनजान भी नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस इंसान को पहचानता है और वो इंसान उसके बहुत करीब है। उसे ऐसी ही बहुत सारी धुंधली धुंधली यादें आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि आज तक उसने जो पढ़ाई की थी उसके दिमाग में घूम रही है। कुछ तो पेपर पर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से लिखा था और कुछ किसी ने उसका हाथ पकड़कर लिखवाया था। आर्य को वो सारी चीजें याद आ रही थी जो उसे बचपन में किसी ने सिखाई थी, जैसे कि चलना, बोलना, खाना, पीना और पढ़ना लिखना। आर्य उस बेहोशी की हालत में अपने बचपन में चला गया था। आर्य की उस बेहोशी की हालत में वो आवाज कभी तेज हो जाती तो कभी कभी काफी प्यार से बात करती। आर्य को आवाज इतनी जानी पहचानी लग रही थी कि उसे सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगेगा। अचानक से उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई और उसे याद आया कि ये उसकी मां की आवाज थी। आर्य अपनी मां को बहुत याद कर रहा था, पर उसे यह तक याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपनी मां की आवाज कब सुनी थी। शायद इसलिए ये यादें उसको बेहोशी की हालत में वापस आ रही थी। उस बेहोशी की हालत में उसे आज भी वो दिन याद है जब वो थोड़ा बड़ा हो गया था और जब स्कूल में उसके दोस्त मां की बात करते तो वो कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके दादा दादी ने बताया कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं। जब आर्य को इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में लाइब्रेरी की वो सारी किताबें जला दी जो उसकी मां पढ़ा करती थी। उन किताबों में बहुत सारी जड़ी बूटियों के राज छुपे हुए थे जो सिर्फ उसकी मां जानती थी। अब उसे यह भी याद आया कि कैसे सबसे पहले किसी ने उसकी मां को मार दिया था और उसके पापा को अकेला छोड़ दिया था। थोड़े दिनों तक उसके पापा अजीब से हो गए और उन्होंने भी अपने घर से आर्य की मां का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद अचानक से उनकी भी मौत हो गई। आर्य के घर में उसके दादा दादी और कोई भी उसके माता पिता के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि आर्य को इस बारे में पता लगे। यहां तक कि उन्होंने घर के सारे लोगों को और नौकरों को भी मना कर दिया था कि वो लोग आर्य के सामने उसके माता पिता का नाम ना लें, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसकी जिंदगी में इन सब बातों का बुरा असर हो सकता था। धीरे धीरे समय ऐसे आया कि अब कोई भी उस घर में आर्य के माता पिता का नाम ही नहीं लेता था। जब आर्य बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा तो उसकी मां ने उसे जो बचपन में सिखाया था वो सब भूलने लगा था। लेकिन अगर वो उस चीज को लगातार पढ़ता रहता तो शायद उसे अब भी पता होता कि उसकी मां उसे अपनी याद में क्या सिखाने की कोशिश कर रही थी। अगर आर्य के पास ऐसी कोई खास नॉलेज या ताकत होती तो शायद वो काफी पहले से ही अपने परिवार की कई चीजों में मदद कर सकता था। अगर उन लोगों ने
परिवारों की दुश्मनी में पड़ना छोड़ दिया होता और अपना कुछ जड़ी बूटियों का बिजनेस करते तो शायद उसकी जिंदगी ही कुछ और होती और उनके साथ ये सब नहीं हुआ होता जो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अफसोस, ये सब सोचकर भी अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आर्य के माता पिता तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब आर्य ने ठान लिया है कि उसके रहते वो अपने परिवार में किसी को भी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करने देगा। आर्य को ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ बदल दे और वापस से अपने परिवार की हालत ठीक कर दे। इसलिए वो बहुत कोशिश करके इस बारे में सोचे जा रहा था ताकि उसे कुछ तो याद आए जिसकी वजह से अपनी इस हालत से ठीक होकर सही सलामत अपने परिवार को बचाने में जुट जाए। इतनी कोशिश करने के बाद भी आर्य के हाथ कुछ भी नहीं लगा और थोड़ी देर तक बेहोश रहने के बाद अचानक से ही उसे होश आया और फिर से उठकर अपने आसपास देखने लगा। उसे याद आया कि जिन लोगों ने उसे फंसाने की कोशिश की थी वो अभी भी उसे जरूर ढूंढ रहे होंगे। इसलिए अब आर्य जल्दी से अपने छुपने की जगह से बाहर निकला और फिर वो उस तरफ जाने लगा जहां वो लड़की पड़ी थी ताकि अपनी आंखों से सारा तमाशा देख सके। रंधावा परिवार का वो गार्डन बहुत बड़ा था और उसके कई तरफ से आने जाने के रास्ते थे, जिसकी वजह से आर्य को वहां छुपने में आसानी हो गई। आर्य की मां ने उसे थोड़ी बहुत मेडिसिन की जानकारी दे दी थी, जिसकी वजह से वो अभी भी छोटी मोटी चोट को आराम से कम कर सकता था। आर्य को पहले से थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अब तो उस गार्डन में जाकर देखना ही चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। पूरे तरीके से अपना मन बनाने के बाद वो गार्डन की तरफ चला गया। अपने सपने को फॉलो करते हुए वो एक एक कदम संभाल कर बढ़ा रहा था और कोशिश कर रहा था कि उससे कोई गलती ना हो। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि अभी भी वहां पर कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उसने वहां जाकर लड़की की जगह को भी बदल दिया ताकि कोई कहीं से भी उस पर उंगली ना उठा सके। लेकिन जब वो ये सारा काम कर रहा था तभी उसने सामने से आते हुए शोर को सुना, इसलिए उसने जल्दी जल्दी लड़की को शिफ्ट करने का अपना काम खत्म किया और फिर जाकर वापस से छिप गया। उसने बड़ी ही चालाकी से लड़की की जगह बदल दी थी और चुपचाप छुपते छुपाते किसी सीक्रेट दरवाजे से वहां से निकल गया। तभी अचानक से आर्य को कदमों की आवाज तेज होते हुए सुनाई दी। कुछ लोग चलकर पीछे वाले गार्डन की तरफ आ रहे थे। शायद वहां दो लोग थे, एक आदमी चुप था और दूसरे की आवाज आ रही थी और वो दूसरे आदमी से कह रहा था, पापा मुझे लगता है कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आर्य बिल्कुल भी इस तरह का लड़का नहीं है। वो तो कमरे में सोया हुआ है और उसे बहुत नशा हो गया था, इसलिए मैंने उसे बगल वाले कमरे में सुला दिया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? जो इंसान आर्य के बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। तुम मुझे मत बताओ कौन कैसा है और कैसा नहीं, मैं सब जानता हूं कि कौन क्या कर सकता है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही आर्य ने किसी के गिरने की आवाज सुनी, जैसे उसे किसी ने धक्का देकर गिरा दिया। अंकल, रुद्र बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको आर्य से बात करने की जरूरत है। पीछे से रुद्र के दोस्त ने आकर उसकी तरफदारी कहते हुए कहा, हाँ पापा, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आर्य ऐसा नहीं कर सकता। और वो क्यों किसी के घर आकर ऐसा काम करेगा जब वहां पर उसे डर होगा कि सबको पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। रुद्र ने फिर से आर्य की तरफदारी करते हुए कहा, आर्य जो वहां कहीं
छुपा बैठा था, चुपचाप अपनी सांसों को रोककर उन लोगों की बातें सुन रहा था। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। आर्य को यह भी पता चल गया कि यह सिर्फ रुद्र की एक चाल है, ताकि कोई उसे गलत ना कहे। सर, वो लोग यहां पर हैं। किसी ने आवाज देकर उन लोगों को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था वहां के किसी स्टाफ ने उस लड़की की बॉडी को ढूंढ लिया है और वो इसलिए सारे लोगों को वहां पर बुला रहा था। ये सब देखकर आर्य भी 4 कदम आगे बढ़ गया कि वहां से ठीक से देख सके कि लोग कैसे उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्य ने देखा कि वहां पर एक एक करके बहुत सारे लोग जमा होते हैं और उन लोगों में सबसे आगे रुद्र के पापा ही थे और उनके पीछे पीछे काफी सारे लोग थे जो मेहमान बनकर आज रंधावा परिवार के घर आए थे। वहां पर भोपाल के गवर्नर मिस्टर आहूजा और उनके बेटे भी आए हुए थे। वो लोग गार्डन के सामने वाले रास्ते से गार्डन में पहुंचे और उनके पीछे बहुत सारे लोग भी थे जो भोपाल के नामी लोगों में शुमार थे। उनके साथ ही रंधावा परिवार और बाकी परिवार की औरतें भी आ गई। अगर देखा जाए तो ये सारे लोग बाहर वाले ही थे। उन लोगों को वहां उस जगह पर नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी रुद्र के प्लान का एक हिस्सा लग रहा था, ताकि वो आर्य को इतने सारे लोगों के सामने बदनाम कर सके, ताकि उसके पास बचने का कोई भी मौका ना हो। जानबूझकर रुद्र ने सबको वहां बुलाया था ताकि कोई भी लोग आर्य को बेगुनाह ना समझे। आर्य ने जैसा अपने सपने में देखा था वहां भी ऐसे ही बहुत ज्यादा शोरगुल था। उस समय तो वो लोगों को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसे साफ साफ नजर आ रहा है कि वहां कौन कौन मौजूद था। सपने में तो उसने बहुत सारे लोगों को देखा था और उसे लग रहा था जैसे वहां पर भोपाल के सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। आर्य को अभी वो डांट और धुतकार याद आ रही थी जो उसके साथ सपने में हुआ था। आर्य अपने सपने में यह तक नहीं देख पा रहा था कि कौन उसे खींचकर ले गया था और कौन ऐसे लोग थे जो उसके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। आर्य जब ये सब अपनी नजरों के सामने होते हुए देख रहा था तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वो सच से वाकिफ था। अचानक से एक औरत जोर से चिल्लाई, वो देखो वहां पर है। यहां ये सब क्या हो रहा है? भगवान ही जाने कि किसने ऐसा किया है। भीड़ में खड़े सारे लोग अपना रिएक्शन देने लगे। कितनी गंदी औरत है ये, हर किसी के साथ इसका संबंध है। कुछ औरतों ने उस डांसर को भला बुरा कहा और उस पर दोष लगाने की कोशिश की। क्या रुद्र सारा दोष आर्य के सर पर डालने में कामयाब हो पाएगा? इतने लोगों के सामने कैसे आर्य करेगा खुद को बेगुनाह साबित? क्या इस लड़ाई में करेगा कोई आर्य की मदद?